हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 7 की दूसरी हेडिंग रासायनिक प्रक्रमों में साम्यावस्था के बारे में। रासायनिक प्रक्रमों में साम्यावस्था अर्थात गतिक साम्य के बारे में ध्यान से समझिएगा। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 11 रसायन विज्ञान भाग 1 का 7वां चैप्टर साम्यावस्था के बारे में। इसकी पहली हेडिंग कंप्लीट हो चुकी है। आज आपको दूसरी हेडिंग रासायनिक प्रक्रम में साम्यावस्था के बारे में समझाया जाएगा, तो ध्यान से आप समझिएगा। यह पहले ही बताया जा चुका है कि बंद निकाय में की जाने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं अंततः साम्यावस्था की स्थिति में पहुंच जाती है। ठीक है, तो अगर आपको साम्यावस्था की स्थिति प्राप्त करनी है तो इसके लिए जो सिस्टम होगा वह एक क्लोज सिस्टम होगा, बंद निकाय होगा। तो बंद निकाय में की जाने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं अंततः साम्यावस्था की स्थिति में पहुंच जाती हैं। ये अभिक्रियाएं भी अग्रिम तथा प्रतीप दिशाओं में संपन्न हो सकती हैं। ठीक है, ये जो अभिक्रियाएं हैं वे अग्रिम फॉरवर्ड तथा प्रतीप दिशाओं अर्थात बैकवर्ड डायरेक्शन में संपन्न हो सकती हैं। जब अग्रिम और प्रतीक अभिक्रियाओं की दरें समान हो जाती हैं तो अभिकारकों तथा उत्पादों की सांद्रताएं स्थिर रहती हैं। जब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट जो है समान हो जाती है, ठीक है, अग्र अभिक्रिया की दर विपरीत अभिक्रिया की दर जब समान हो जाती हैं अर्थात अभिकारक और उत्पाद की सांद्रताएं उस समय स्थिर हो जाती हैं, उस अवस्था को रासायनिक साम्य की अवस्था कही जाती है। यह गतिक साम्यावस्था अग्र अभिक्रिया तथा प्रतीक अभिक्रिया में मिलकर उत्पन्न होती हैं। ठीक है, यह जो गतिक साम्यावस्था है यह अग्र अभिक्रिया जिसमें अभिकारक उत्पाद में बदल जाते हैं तथा प्रतीक अभिक्रिया विपरीत अभिक्रिया जिसमें उत्पाद मूल अभिकारक में बदल जाते हैं से मिलकर उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि बंद निकाय में की जाने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं अंततः साम्यावस्था की स्थिति में पहुंच जाती हैं। ये अभिक्रियाएं भी अग्रिम तथा प्रतीप दिशाओं में संपन्न हो सकती हैं। जब अग्रिम और प्रतीक अभिक्रियाओं की दरें समान होती हैं तो अभिकारक और उत्पाद की सांद्रताएं स्थिर रहती हैं और यह रासायनिक साम्य की अवस्था है। यह गतिक साम्यावस्था अग्र अभिक्रिया तथा प्रतीप अभिक्रिया से मिलकर उत्पन्न होती है। ठीक है, इसे समझने के लिए ठीक है हम निम्नलिखित उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर विचार करते हैं। यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है आपका A धन B उत्क्रमणीय C धन D। यहाँ पे अभिकारक जो है A और B है, उत्पाद जो है यहाँ पर C और D है। ठीक है, चित्र 7.2। तो चित्र 7.2 को आप ध्यान से देखें। यह सांद्रता और समय के बीच में चित्र ग्राफ बनाया गया है। रासायनिक साम्यावस्था की प्राप्ति को इस ग्राफ में दिखाया गया है। अभिकारक A और B हैं जिसकी सांद्रता जो है प्रारंभिक अवस्था में जब समय शून्य है उस समय अभिकारक A और B, A अथवा B की सांद्रता जो है अधिकतम है। ठीक है, समय बढ़ने के साथ जब समय बढ़ता है तो A अथवा B की सांद्रताएं जो हैं धीरे धीरे घटना शुरू होती हैं और उत्पाद C अथवा D जो हैं उनकी सांद्रताएं जो हैं धीरे धीरे बढ़ना शुरू होती हैं। ठीक है, प्रारंभ अवस्था में सांद्रता जो है A अथवा B की जो अभिकारक हैं वह अधिकतम होती है और उस समय उत्पाद की सांद्रता C तथा D की शून्य होती है। जैसे ही अभिक्रिया स्टार्ट होती है अभिकारक A अथवा B की सांद्रता कम होने लगती है, घटने लगती है और उत्पाद
C अथवा D की सांद्रता बढ़ने लगती है। ठीक है, कुछ समय बाद आप देख रहे हैं, समय बीतने के बाद एक समय ऐसा आता है जब अभिकारक A और B की सांद्रता स्थिर हो जाती हैं, सीधी लाइन आ गई, स्थिर हो जाती हैं। उस समय उत्पाद जो C और D है उसकी भी सांद्रताएं स्थिर हो जाती हैं। तो उत्पाद की सांद्रता भी स्थिर हो गई, अभिकारक की सांद्रता भी स्थिर हो गई। इस समय अभिक्रिया जो है साम्यावस्था में कही जाती है। जब अभिकारक की सांद्रता उत्पाद के सांद्रता के बराबर हो जाती है तो इस समय अभिक्रिया साम्यावस्था में कही जाती है। अभिक्रिया जो है अब भी चलती रहती है, अर्थात यह गतिक अवस्था का साम्यावस्था है। इसमें A और B अभिकारक के मिलने से उत्पाद जो C और D बन रहा है, ठीक है, तो A और B से C और D का बनना और C और D से A और B का बनना, दोनों की रफ्तार जो है बराबर रहती है। ठीक है, तो आपने देखा कि यह जो समीकरण आपको समझाया गया A धन B उत्क्रमणी C धन D, समय बीतने के साथ अभिकारकों अर्थात A तथा B की सांद्रताएं घटती हैं तथा उत्पादों C तथा D का संचयन होता है, बढ़ता है। अग्र अभिक्रिया की दर घटती जाती है और विपरीत अभिक्रिया की दर बढ़ती जाती है, प्रतीप अभिक्रिया की दर बढ़ती जाती है, जिसके फलस्वरूप एक ऐसी स्थिति आती है जब दोनों अभिक्रियाओं की दरें समान हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में निकाय में साम्यावस्था स्थापित हो जाता है। ठीक है, यही साम्यावस्था C तथा D के बीच अभिक्रिया कराकर भी प्राप्त की जा सकती है। यह साम्यावस्था C तथा D के बीच अभिक्रिया कराकर भी प्राप्त की जा सकती है। दोनों में से किसी भी दिशा में इस साम्यावस्था को प्राप्त करना संभव है। चाहे A धन B की अभिक्रिया कराकर C धन D प्राप्त की जाए साम्यावस्था को, या C धन D की अभिक्रिया कराकर A धन B को प्राप्त किया जाए साम्यावस्था को। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं रासायनिक प्रक्रम में साम्यावस्था के बारे में, अर्थात गतिक साम्य के बारे में। आपको बताया गया कि बंद निकाय में की जाने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं अंततः साम्यावस्था की स्थिति में पहुंच जाती हैं। ये अभिक्रियाएं भी अग्रिम तथा प्रतीप दिशाओं में संपन्न हो सकती हैं। जब अग्रिम तथा प्रतीप अभिक्रियाओं की दरें समान हो जाती हैं तो अभिकारकों तथा उत्पादों की सांद्रताएं स्थिर रहती हैं। यह रासायनिक साम्य की अवस्था है। यह गतिक साम्यावस्था, ठीक है, यह गतिक साम्यावस्था अग्र अभिक्रिया अर्थात जिसमें अभिकारक उत्पाद में बदले जाते हैं तथा प्रतीप अभिक्रिया अर्थात जिसमें उत्पाद मूल अभिकारक में बदल जाते हैं से मिलकर उत्पन्न होती है। ठीक है, तो गतिक साम्यावस्था जो है अग्र अभिक्रिया तथा प्रतीप अभिक्रिया से मिलकर उत्पन्न होती है। इसे समझने के लिए हम निम्नलिखित उत्क्रमणी अभिक्रिया पर विचार करें। A धन B उत्क्रमणी C धन D। समय बीतने के साथ अभिकारकों A तथा B की सांद्रता घटती है, उत्पादों C तथा D का संचयन होता है। अग्र अभिक्रिया की दर घटती जाती है और प्रतीप अभिक्रिया की दर बढ़ती जाती है। फलस्वरूप एक ऐसी स्थिति आती है जब दोनों अभिक्रियाओं की दरें समान हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में निकाय में साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। यही साम्यावस्था C तथा D के बीच अभिक्रिया कराकर भी प्राप्त की जा सकती है। दोनों में से किसी भी दिशा में इस साम्यावस्था को प्राप्त करना संभव है, अर्थात A धन B उत्क्रमणी C धन D या फिर C धन D उत्क्रमणी A धन B। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं हाबर विधि। हाबर विधि द्वारा अमोनिया के संश्लेषण में, हाबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में, अमोनिया के संश्लेषण में रासायनिक साम्यावस्था की गतिक प्रकृति को दर्शाया जा सकता है।
हाबर विधि द्वारा अमोनिया के संश्लेषण में रासायनिक साम्यावस्था को, गतिक प्रकृति को दर्शाया जा सकता है। देखें ध्यान से, हाबर ने उच्च ताप तथा दाब पर डाई नाइट्रोजन तथा डाई हाइड्रोजन की विभिन्न ज्ञात मात्राओं के साथ अभिक्रिया कराकर नियमित अंतराल पर अमोनिया की मात्रा ज्ञात की। ठीक है, तो हाबर ने उच्च ताप तथा दाब पर डाई नाइट्रोजन तथा डाई हाइड्रोजन की विभिन्न ज्ञात मात्राओं के साथ अभिक्रिया कराकर नियमित अंतराल पर अमोनिया की मात्रा ज्ञात की। इसके आधार पर उन्होंने अभिक्रिया में शेष डाई नाइट्रोजन तथा डाई हाइड्रोजन की सांद्रता ज्ञात की। चित्र 7.4 पेज 195। ठीक है, आप देखें ध्यान से, यह चित्र है। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें अमोनिया के निर्माण को यहाँ पे दिखाया गया है। अभिक्रिया है आपका नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस उत्क्रमणीय अमोनिया गैस की साम्यावस्था का निरूपण यहाँ दिखाया गया है, जिसमें नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस के मिलने से अमोनिया गैस का निर्माण हो रहा है उत्क्रमणीय अभिक्रिया के द्वारा, और अमोनिया गैस के विघटन से, ठीक है, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस का बनना भी दिखाया गया है। अर्थात यहाँ पे अग्र अभिक्रिया के रूप में नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस के मिलने से अमोनिया गैस बन रही है, और विपरीत अभिक्रिया के रूप में, प्रतीप अभिक्रिया के रूप में अमोनिया गैस के टूटने से नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस बन रहा है। इसको जो है यहाँ पर आप निरूपण के रूप में देख सकते हैं, जिसमें y अक्ष पे मोलर सांद्रता को लिया गया है, x अक्ष पे समय को लिया गया है। समय के साथ साथ आप देख रहे हैं डाई हाइड्रोजन अर्थात अभिकारक और डाई नाइट्रोजन अर्थात अभिकारक की सांद्रताएं जो हैं पहले जो हैं घटना शुरू कर रही हैं। सांद्रताएं दोनों की अधिक हैं, अब यह घटना शुरू कर रही हैं, और उस समय अमोनिया जो है वह जीरो है। स्टार्ट में अमोनिया जो उत्पाद है वह जीरो है। जैसे जैसे डाई हाइड्रोजन और डाई नाइट्रोजन अभिकारक की मात्रा कम होती है, वैसे वैसे अमोनिया उत्पाद की मात्रा बढ़ती है। एक समय में आप देख रहे हैं कि डाई हाइड्रोजन और डाई नाइट्रोजन तथा अमोनिया उत्पाद की ग्राफ जो है सीधी रेखाएं हो जा रही हैं। सांद्रता इनकी क्या हो जा रही है? स्थिर हो जा रही हैं। मोलर सांद्रता जो है अभिकारकों की और उत्पादों की स्थिर हो जा रही हैं, लाइन सीधी हो जा रही है डाई हाइड्रोजन, डाई नाइट्रोजन और अमोनिया का। ठीक है, इससे हमें क्या जानकारी मिलती है, आइए देखते हैं। तो अभी अभी आपने ग्राफ के बारे में देखा चित्र 7.4 को। तो चित्र 7.4 दर्शाता है कि एक निश्चित समय के बाद कुछ अभिकारकों के शेष रहने पर भी अमोनिया के सांद्रण और मिश्रण के संगठन वही बना रहता है, लाइन जो है सीधी ही रहती है। एक निश्चित समय के बाद कुछ अभिकारकों के शेष रहने पर भी अमोनिया का सांद्रण एवं मिश्रण का संगठन जो है वही बना रहता है। मिश्रण के संगठन की स्थिरता इस बात का संकेत देती है कि साम्यावस्था स्थापित हो गई है। मिश्रण के संगठन की जो स्थिरता दिख रही है, सीधी लाइन दिख रही है, वह इस बात का संकेत देती है कि साम्यावस्था स्थापित हो गई है। अभिक्रिया की गतिक प्रकृति को समझने के लिए, ठीक है, अभिक्रिया की गतिक प्रकृति को समझने के लिए अमोनिया के संश्लेषण, उन्हें करीब करीब प्रारंभिक परिस्थितियों, उसी आंशिक दाब और ताप पर, किंतु H2 की जगह D2 लेकर किया गया। ठीक है, अभिक्रिया की गतिक प्रकृति को समझने के लिए अमोनिया का संश्लेषण जो है उन्हें करीब करीब प्रारंभिक परिस्थितियों में उसी आंशिक दाब और ताप पर, किंतु H2 की जगह D2 लेकर किया गया। H2 या D2 के साथ अभिक्रिया कराने पर
साम्यावस्था पर समान संगठन वाला अभिक्रिया मिश्रण प्राप्त होता है। H2 या D2 के साथ अभिक्रिया कराने पर साम्यावस्था पर समान संगठन वाला अभिक्रिया मिश्रण प्राप्त होता है, किंतु अभिक्रिया मिश्रण में H2 एवं NH3 के स्थान पर क्रमशः D2 और ND3 मौजूद होते हैं। ठीक है, मिश्रण में जो है अभिक्रिया मिश्रण में H2 और NH3 के स्थान पर क्या रहता है, D2 और ND3 मौजूद रहते हैं। साम्यावस्था स्थापित होने के बाद दोनों मिश्रण को आपस में मिलाकर कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, साम्यावस्था स्थापित होने के बाद दोनों मिश्रण जिसमें H2 N2 NH3 तथा D2 N2 ND3 होते हैं को आपस में मिलाकर कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। बाद में इस मिश्रण का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि अमोनिया की सांद्रता अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, इस मिश्रण का विश्लेषण करने पर यह पता चलता है कि अमोनिया की सांद्रता क्या होती है, अपरिवर्तित रहती है। हालांकि जब इस मिश्रण का विश्लेषण द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर मास स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा किया जाता है तो इसमें ड्यूटेरियम युक्त विभिन्न अमोनिया अणु एवं डाइहाइड्रोजन अणु पाए जाते हैं। ठीक है, जब इस मिश्रण का विश्लेषण द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा किया जाता है तो इसमें ड्यूटेरियम युक्त विभिन्न अमोनिया अणु जैसे NH3, NH2D, NHD2 तथा ND3 एवं डाइहाइड्रोजन अणु H2, HD या D2 पाए जाते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि साम्यावस्था के बाद भी मिश्रण में अग्रिम और प्रतीप अभिक्रियाएं होते रहने के कारण, ठीक है, साम्यावस्था के बाद मिश्रण में अग्र अभिक्रिया और विपरीत अभिक्रिया होते रहने के कारण अणुओं में हाइड्रोजन तथा ड्यूटेरियम परमाणुओं का व्यामिश्रण होता रहता है, स्क्रैम्बलिंग होता रहता है। साम्यावस्था के बाद भी मिश्रण में अग्रिम और प्रतीप अभिक्रियाएं होते रहने के कारण अणुओं में H तथा D परमाणुओं का स्क्रैम्बलिंग होता रहता है, व्यामिश्रण होता रहता है। साम्यावस्था स्थापित होने के बाद यदि अभिक्रिया समाप्त हो जाती है तो इस प्रकार का मिश्रण प्राप्त होना संभव नहीं होता। ठीक है, यदि साम्यावस्था स्थापित होने के बाद यदि अभिक्रिया समाप्त हो जाती तो इस प्रकार का स्क्रैम्बलिंग मिश्रण का मिलना संभव नहीं होता। ठीक है, अर्थात साम्यावस्था स्थापित होने के बाद भी अग्र अभिक्रिया और विपरीत अभिक्रिया होते रहती हैं। ठीक है, अमोनिया के संश्लेषण में समस्थानिक ड्यूटेरियम के प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में गतिक साम्यावस्था स्थापित होने पर अग्रिम और प्रतीप अभिक्रियाओं की दरें समान होती हैं तथा इसके मिश्रण के संगठन में कोई प्रभावी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अमोनिया के संश्लेषण में समस्थानिक ड्यूटेरियम के प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में गतिक साम्यावस्था स्थापित होने पर अग्र तथा विपरीत अभिक्रियाओं की दरें समान होती हैं तथा इसके मिश्रण के संगठन में कोई प्रभावी परिवर्तन नहीं होता है। साम्यावस्था दोनों दिशाओं द्वारा स्थापित की जा सकती है। साम्यावस्था जो है वह दोनों दिशाओं द्वारा स्थापित की जा सकती हैं, चाहे H2 गैस और अमोनिया गैस की अभिक्रिया कराकर
चाहे H2 गैस तथा नाइट्रोजन गैस की अभिक्रिया कराकर अमोनिया गैस प्राप्त की जाए, या फिर अमोनिया गैस का विघटन कराकर नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस प्राप्त की जाए। ठीक है, तो साम्यावस्था जो है दोनों दिशाओं द्वारा स्थापित की जा सकती है, चाहे H2 तथा N2 की अभिक्रिया कराकर NH3 प्राप्त किया जाए, या फिर NH3 का विघटन करा के N2 और H2 प्राप्त की जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। इसी प्रकार जैसे आपने अमोनिया का देखा, जिसमें N2 और H2 के मिलने से NH3 बन रहा है, साम्यावस्था स्थापित हो रहा है, या फिर NH3 के विघटन से N2 और H2 बन रहा है और साम्यावस्था स्थापित हो रहा है। तो साम्यावस्था जो है दोनों कंडीशन में प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार हम अभिक्रिया H2 प्लस I2 उत्क्रमणी 2HI गैस पर विचार करते हैं। ठीक है, अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस उत्क्रमणी हाइड्रोजन आयोडाइड गैस पर विचार करते हैं। यदि हम H2 और I2 के बराबर बराबर प्रारंभिक सांद्रण से अभिक्रिया शुरू करें, ठीक है, यदि हम हाइड्रोजन और आयोडीन के बराबर बराबर प्रारंभिक सांद्रण से अभिक्रिया शुरू करें तो अभिक्रिया अग्रिम दिशा में अग्रसर होगी। यदि हम हाइड्रोजन और आयोडीन के बराबर बराबर प्रारंभिक सांद्रण से अभिक्रिया शुरू करें तो अभिक्रिया जो है अग्रिम दिशा में अग्रसर होगी। हाइड्रोजन और आयोडीन की सांद्रता कम होने लगेगी, अभिक्रिया जो है अग्रिम दिशा में अग्रसर होगी, जिससे हाइड्रोजन और आयोडीन की सांद्रता कम होने लगती है और हाइड्रोजन आयोडाइड की सांद्रता बढ़ने लगती है, जब तक साम्यावस्था स्थापित न हो जाए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और आयोडीन के मिलने से हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बनता है। हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस के मिलने से उत्क्रमणीय अभिक्रिया के रूप में हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बनता है। अभिक्रिया में रासायनिक साम्यावस्था किसी भी दिशा में स्थापित हो सकती है। ठीक है, तो शुरू में आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और आयोडीन की सांद्रता जो है धीरे धीरे घटना कम हो रही है और हाइड्रोजन आयोडाइड की सांद्रता जो है धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो रही है। ठीक है, कब तक ऐसा होगा? जब दोनों जो है साम्यावस्था की स्थिति में न आ जाए। ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन आयोडाइड से शुरू करके हाइड्रोजन आयोडाइड से अगर शुरू करें, अभिक्रिया को विपरीत दिशा में होने दें तो हाइड्रोजन आयोडाइड की सांद्रता कम होने लगेगी। इसमें आप देख रहे हैं कि HI जो है वह नीचे आ रहा है, ग्राफ नीचे आ रहा है, अर्थात हाइड्रोजन आयोडाइड की सांद्रता क्या हो रही है? कम हो रही है। और इस समय हाइड्रोजन और आयोडीन की सांद्रता जो है बढ़ रही है, 0 से अधिक हो रही है, बढ़ रही है। और फिर जो है आप देख रहे हैं कि साम्यावस्था स्थापित हो जा रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और आयोडीन, ठीक है, की सांद्रता जो है पहले जो है अधिक है, जैसे जैसे इसकी सांद्रता घट रही है वैसे वैसे हाइड्रोजन आयोडाइड की सांद्रता बढ़ रही है और एक समय साम्यावस्था स्थापित हो जा रहा है अग्र अभिक्रिया के लिए। ठीक उसी तरह से विपरीत अभिक्रिया के लिए हाइड्रोजन आयोडाइड की सांद्रता अधिक है, जब इसकी सांद्रता धीरे धीरे कम हो रही है उस समय हाइड्रोजन और आयोडीन की सांद्रता धीरे धीरे बढ़ रही है और एक समय साम्यावस्था स्थापित हो जा रही है। ठीक है, तो इस तरह हम यह ग्राफ से देख रहे हैं कि यदि हम हाइड्रोजन आयोडीन के बराबर बराबर प्रारंभिक सांद्रण से अभिक्रिया शुरू करें
तो अभिक्रिया अग्रिम दिशा में अग्रसर होगी। H2 और I2 की सांद्रता कम होने लगेगी और HI की सांद्रता बढ़ने लगेगी जब तक साम्यावस्था स्थापित न हो जाए। जैसा कि चित्र में आपने देखा, अगर हम HI से शुरू करके अभिक्रिया को विपरीत दिशा में होने दें तो HI का सांद्रता कम होने लगेगा और H2 और I2 की सांद्रता तब तक बढ़ती रहेगी जब तक कि साम्यावस्था स्थापित न हो जाए, जैसा कि चित्र में आपने देखा। ठीक है। यदि निश्चित आयतन में हाइड्रोजन और आयोडीन के परमाणुओं की कुल संख्या वही है तो चाहे हम शुद्ध अभिकर्मकों से अभिक्रिया शुरू करें या शुद्ध उत्पादों से, वही साम्यावस्था मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है। यदि निश्चित आयतन में हाइड्रोजन और आयोडीन के परमाणुओं की कुल संख्या वही हो तो चाहे हम शुद्ध अभिकर्मकों से अभिक्रिया शुरू करें या शुद्ध उत्पादों से, वही साम्यावस्था मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका रासायनिक प्रक्रमों में साम्यावस्था गतिक साम्य के बारे में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।